Hello, myself Deepti Ragnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd Spectroscopy, and in this study we will continue from pure vibrational Raman spectra of diatomic molecules. द्विपरमाणु अणु का शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम। जैसा कि हम इसी सीरीज़ में पढ़ चुके हैं पहले कि एक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए प्रत्येक कंपन के लिए संभावित कंपन ऊर्जा स्तर का जो ऊर्जा व्यंजक होता है या किसी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑसिलेशन के लिए जो एनर्जी होती है EV वो होती है, इक्वेशन में दिखाई गई है। E न्यू बार इज इक्वस टू EV इज इक्वस टू V0 बार V प्लस हाफ 1 माइनस V प्लस हाफ A सेंटीमीटर इनवर्स। शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम वही होता है जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ा था। शुद्ध रमन कंपन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम वही होता है जो कि शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम के लिए होता है, जैसा कि डेल्टा V इज इक्वस टू +-1 +-2 +-3। कमरे के ताप पर अगर हम स्टडी करते हैं तो V = 0 से V = 1 में संक्रमण में जो ऊर्जा अंतर आता है वो आता है डेल्टा E बार इज इक्वस टू ν0 बार 1 - 2A सेंटीमीटर इनवर्स। फर्स्ट ओवरटोन के लिए हम जो लिखते हैं डेल्टा न्यू बार इज इक्वस टू 2 ν0 1 - 3A सेंटीमीटर इनवर्स। और ये 0 से 2 में जाने के लिए न्यू बार है। अब हॉट बैंड का मतलब क्या होता है कि कमरे के ताप पर नहीं, फर्स्ट ऊर्जा स्तर से सेकंड पर जाने के लिए जो डेल्टा न्यू बार है वो हो जाएगा ν0 बार 1 - 4A सेंटीमीटर इनवर्स। अब रमन स्पेक्ट्रम लाइनों की जो आवृत्ति होती है वो मूल कंपन आवृत्ति को हम निम्नलिखित इक्वेशंस के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। जो फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहली इक्वेशन दिखाई गई है न्यू बार फंडामेंटल इज इक्वस टू होगा ν0 बार ± ν E बार 1 - 2A। और अगर हम स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस की आवृत्ति निकालें तो न्यू बार ऑफ स्टोक लाइंस इज इक्वस टू ν0 बार माइनस ν बार 1 - 2A सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा। इसी तरह से न्यू बार एंटी स्टोक्स लाइन के लिए निकालें तो ν0 बार प्लस ν 1 - 2A सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वो स्टोक लाइंस को प्रदर्शित करता है और जो प्लस वाला साइन है वो एंटी स्टोक्स लाइंस को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमने पिछले लेक्चर में शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम पढ़ा, इस लेक्चर में हमने शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम पढ़ा है। अब दोनों को मिलाकर के कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करते हैं। तो किसी भी डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसके लिए एनर्जी घूर्णन और जो कंपन स्पेक्ट्रम है उसके लिए जो एनर्जी टोटल होती है वो होती है E न्यू J इज इक्वस टू BJJ + 1 प्लस V प्लस हाफ न्यू E बार 1 - V प्लस हाफ A। यहाँ पर जो BJJ + 1 व्यंजक है वो तो रोटेशनल एनर्जी को व्यक्त कर रहा है और जो V वाला व्यंजक है वो वाइब्रेशनल एनर्जी को डिफाइन करता है। इसमें हम ये माने कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम के साथ साथ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम भी होता है। तो सिलेक्शन रूल जो हम पढ़ेंगे उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल नंबर में इसलिए परिवर्तन होता है, इसलिए जो इसका सिलेक्शन रूल होता है वो अलग होता है। वो क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वस टू होगा +-1 और डेल्टा J इज इक्वस टू 0 और +-2 होता है। कमरे के ताप पर जो अधिकांश अणु होते हैं वो मूल कंपन अवस्था यानी V इज इक्वस टू 0 में ही कंपन संक्रमण करते हैं, इसलिए जो संक्रमण होगा वो V इज इक्वस टू 0 से V इज इक्वस टू 1 तक होगा। और इसमें जो डेल्टा J इज इक्वस टू 0 अगर हम रख रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम में तो उसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस लाइनों को हम Q ब्रांच कहते हैं। डेल्टा J = +2 अगर रखते हैं तो उसमें जो लाइनें प्राप्त होती हैं उनको हम S ब्रांच कहते हैं और डेल्टा J = -2 में जो लाइनें प्राप्त होती हैं उनको हम O ब्रांच कहते हैं, जैसा कि अगले फिगर में दिखाया गया है। सबसे जो
लेफ़्ट हैंड साइड पर जो लाइनें प्राप्त हो रही हैं उनको हम कहेंगे ओ ब्रांच, राइट हैंड साइड पर जो लाइनें प्राप्त हो रही हैं उनको हम कहेंगे एस ब्रांच, और जीरो पर जो लाइन प्राप्त हो रही है उसको हम कहेंगे क्यू ब्रांच। इसी तरह से आगे ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कंप्लीट होती है रमन स्पेक्ट्रम। अब हम और इस रमन स्पेक्ट्रम के लिए जो सिलेक्शन रूल हमने पढ़े थे कि जो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0 और +-2। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम रमन स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1, +-2 एंड +-3। और रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1 एंड जे इज इक्वल्स टू 0 एंड +-2 होता है। इसी तरह से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या है कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल को हम 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से एक्साइटेड करते हैं या इतनी एनर्जी उसको देते हैं तो यह एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए पर्याप्त होती है। इस एनर्जी में जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होता है और इस ट्रांजिशन को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को जो है वो कॉम्प्लेक्स बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और ये स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में बनते हैं। अतः इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी को अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बॉर्न-ओपेनहीमर इक्वेशन के अनुसार, अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है E टोटल इज इक्वल्स टू E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल। और बॉर्न-ओपेनहीमर इक्वेशन में अगर इसको हम डेल्टा E के रूप में सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर का एक्साइटेशन होता है तो मॉलिक्यूल एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होता है, तो इसको अगर हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा E इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा E वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा E रोटेशनल के बराबर होता है। और इसमें से भी अगर हमें आवृत्ति चाहिए या तरंग संख्या चाहिए तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा न्यू टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा न्यू इलेक्ट्रॉनिक बार प्लस डेल्टा न्यू बार वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा न्यू आर रोटेशनल के लिए। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में जो ट्रांजिशन होता है वो ज़्यादा होता है, इससे कम डेल्टा जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और सबसे कम रोटेशनल एनर्जी होती है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा E इलेक्ट्रॉनिक इज़ ग्रेटर देन डेल्टा न्यू वाइब्रेशन, डेल्टा E वाइब्रेशनल इज़ ग्रेटर देन डेल्टा E रोटेशनल। और किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम लिख सकते हैं E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल। और इसको E इलेक्ट्रॉनिक जो होती है उसको हम E इलेक्ट्रॉनिक से ही रिप्रेजेंट करते हैं। E वाइब्रेशनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं V प्लस हाफ H न्यू 0 से माइनस V प्लस हाफ होल स्क्वायर H न्यू E A से, प्लस जो रोटेशनल एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D H C J प्लस 1 से। एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइन की आवृत्ति प्राप्त होती है वो होती है न्यू इज इक्वल्स टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लस न्यू प्लस हाफ न्यू V प्लस हाफ प्लस माइनस V प्लस हाफ न्यू 0 माइनस V डैश प्लस हाफ न्यू स्क्वायर। इस तरह से ये इक्वेशन प्रोसीड करके हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए लिखते हैं B डैश J डैश C J प्लस 1 माइनस B J C J प्लस 1। तो यहाँ पर जो न्यू 0 B J और A हैं वो एक एनर्जी स्टेट के लिए हैं, और न्यू डैश न्यू 0 B डैश और J और A डैश जो हैं वो दूसरे एनर्जी स्टेट के लिए जो सिंबल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और चूँकि हमें पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्तर के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स होते हैं और वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स के अंदर रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स होते हैं, इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल
और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं। तो ये लेक्चर अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, और इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रम है उसका सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की ट्रांजिशन पढ़ेंगे। थैंक यू।